आइए शुरू करते हैं। क्लास 7 का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है जल। आम बोलचाल की भाषा में पानी से कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर। ठीक है, गलत है। और इसका रासायनिक जो ये है सूत्र है H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु के मिलने से जल का निर्माण होता है। जल जो प्राकृतिक संसाधन है, कैसा प्राकृतिक संसाधन, और जल ऐसा संसाधन है जो हमारे पृथ्वी पर जल, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूप में देखने को मिलता है। जल के जो ठोस रूप है वह हो गया बर्फ, द्रव्य रूप को कहते हैं पानी, और गैसीय रूप हो गया वाष्प। तो जल एक ऐसा संसाधन है, एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी पर 3 रूप, ठोस, द्रव्य और गैस के रूप में होता है। इसके ठोस रूप को बर्फ, द्रव्य रूप को हम कहते हैं पानी, और गैसीय रूप को कहते हैं वाष्प। हमारे पृथ्वी पर जितना भी जल है, अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर क्या है, स्थल है। हमारे पृथ्वी के क्षेत्रफल के लगभग कितना, 71% भाग पर क्या है, जल है, और 29% पर क्या स्थल है। इस 71% जल का 97.3% जल कैसा है, नमकीन। नमकीन कहे या खरा कहे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 2.7% जल मीठा या मृदु जल है। तो हमारे पृथ्वी पर जितना भी जल है उस कुल जल का 97.3% जल क्या है, नमकीन है या खरा है, और 2.7% जल मीठा है। और ये जो नमकीन जल कहाँ देखने को मिलता है, सागर कहे तब या महासागर कहे तब। तो हमारे पृथ्वी की कुल जल का 97% लगभग जल, 97.3% जल कहाँ है, सागरों महासागरों में है। और लगभग 2.7% जल क्या है, मीठा। ये जो मीठा जल है कितना है, 2.7% है। इस मीठा जल का आपको बता 0.2% बर्फ के रूप में, 2.7 का लगभग 2% जल किसके रूप में है, हाँ। इसके बाद 0.068 ये भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब होता है भूमि के नीचे उपलब्ध या मौजूद जल को हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल। मतलब हमारे धरातल पर जितना भी जल है, मीठा जल है, उसका लगभग 2% जल किसमें है, बर्फ के रूप में है। बर्फ छत्रक, चाहे वह उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, या संसार में जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत की चोटियां हैं, उन चोटियों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। उसके बाद 0.009% जो जल है वह झील में। संसार में जितने भी झील हैं, कुल जल का, कुल मृदु जल का 0.009% कहाँ है, झील में मौजूद है। इसके अलावा अगर वायुमंडल की बात करें, झील में 2 प्रकार की झीलें होती हैं। एक नमकीन झील होता है,
एक मीठा झील होता है। तो झील में अगर हम मीठा की बात कर ले तो यह भी इतना ही है, और 0.00% जो जल है वह नमकीन झील वाला है। मतलब राजस्थान में जितने भी झील हैं मतलब अधिकांश नमकीन ही उसका पानी होता है। इसके अलावा वायुमंडल की बात करते हैं। कुछ हमारे पास वायुमंडल में भी जल मौजूद है। 0.0019% जो जल है किस रूप में है? वायु मंडल में है। और वायुमंडल में जल किस रूप में पाया जाता है? और 0.0001% जो जल है नदियों में। कहाँ है? तो हमारे, मैंने कहा कि जल जो प्राकृतिक संसाधन है, जल का जो रासायनिक सूत्र है H2O। जल एक ऐसा संसाधन है, ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूप में देखने को मिलता है। इसके ठोस रूप को बर्फ कहते हैं, द्रव्य रूप को पानी कहते हैं, और गैसीय रूप को वाष्प कहते हैं। हमारे पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका 71% जल क्या है? पृथ्वी के क्षेत्रफल के 71% पर जल है, 29% पर स्थल है। इस 71% जल का 97.3% जल क्या है? नमकीन या खारा है। और खारा जल महासागरों का पाया जाता है। तो हमारे कुल जल का 97.5% लगभग जल समुद्र में है। 2.7% जल क्या है? मीठा है, मृदु है। और ये जो लगभग 2.7% जो मीठा जल है उसका वर्गीकरण हमने ये किया। ये पूरे को आप जोड़ेंगे तो 2.7% इसका ऐड आ जाएगा। तो इतना जल ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन नदियों में बहुत कम जल है। तो हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि नदी के जो जल हैं उसको हम क्या करें? दूषित होने से क्या करें? बचाएं। और नदियों के जल को दूषित होने से बचाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है क्या है? अपने घरेलू कूड़ा कचरा को नदी में क्या करें? हम ना फेंकें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा? पानी गंदा होगा और मीठे जल की उपलब्धता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जल की बात, एक छोटा टॉपिक पुनः दिया है। ज्वार भाटा आपने नाम सुना होगा। एक टॉपिक दिया है ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा क्या है ये बोले जाने कि ज्वार क्या है और भाटा किसे कहते हैं। तो कहता है सागर या महासागर का जल, सागर हो या महासागर हो, किसी का जल सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किसका बल है? सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर उठ जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लेकिन ऊपर उठा हुआ जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अगर नीचे आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ज्वार क्या है? तो सूर्य के या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र का जल, सागर का जल, महासागर का जल, कई बार झील का जल भी ऊपर की ओर क्या होता है? उठ जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ज्वार। लेकिन जब उठा हुआ जल पुनः नीचे की ओर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, गिर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो भाटा में किसका गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है और ज्वार में? लेकिन प्रश्न होगा कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का बल काम किया तो सबसे ज्यादा किसका काम करेगा? तो हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा है, तो सबसे ज्यादा चंद्रमा का बल प्रभावी होगा। उसके बाद क्या होगा? सूर्य का होगा। और एक बात आप जान ले कि समुद्र का जल 2 बार ऊपर उठता है या 2 बार क्या होता है? नीचे गिरता है। हर जगह पर समुद्र में हर स्थान पर नियम है कि 24 घंटा में 2 बार जल क्या होगा? ऊपर उठेगा, 2 बार जल क्या होगा? नीचे गिरेगा।
लेकिन जो ज्वार होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक लघु ज्वार होता है और एक दीर्घ ज्वार होते हैं। ज्वार जो होते हैं, ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? लघु ज्वार, और दूसरा क्या है? दीर्घ ज्वार। और लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। लघु का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब क्या होता है? कभी कभी होता है कि लघु दीर्घ ज्वार कैसे आता है, सुन लीजिए। तो नीचा हो गया आपका समुद्र हो गया, इसके ऊपर हो गया मून, और उसके ऊपर क्या हो गया? कभी कभी कंडीशन ऐसा होता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाता है। हम यहाँ सी न लिख करके हम यहाँ अर्थ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अर्थ। अर्थ माने क्या होगा? पृथ्वी। और पृथ्वी पर ही ना सागर महासागर है। तो कभी कभी कंडीशन ऐसा हो जाता है कि पृथ्वी, उसके ऊपर कौन आ गया? उसके ऊपर हो गया समकोण में आ गया, 90 डिग्री कोण बना लिया। गलती की सही? 90 डिग्री पर आ गया यहाँ पर। तो हमारे पृथ्वी पर जो जल है महासागरों में, तो जब तीनों एक सीध में होगा तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल भी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एक बार काम करेगा। करेगा कि ना करेगा? तो ऐसे कंडीशन में समुद्र का पानी बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है। इस ज्वार को हम कहते हैं दीर्घ ज्वार। और अभी तक सबसे ऊंचा दीर्घ ज्वार फंडी की खाड़ी में दर्ज किया गया। समुद्र का जल 16 मीटर तक ऊंचा उठ गया है। कितना? 16 मीटर उठ गया। तो दीर्घ ज्वार कब आता है? तो पूर्णिमा व अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या। अब कहेंगे पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो जिस तारीख को या जिस दिन पूरी रात चंद्रमा दिखाई दे तो क्या कहेंगे हम उसको? पूर्णिमा। और पूरी रात चंद्रमा को दिखाई, उसे अमावस्या कहते हैं। यही दो कंडीशन होता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में आता है। लेकिन कभी कभी कंडीशन ये बन जाता है कि पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक सीध में नहीं होता, ये तो 90 डिग्री एक सीध में आ गया, समकोण पर आ जाता है। हो सकता है कि यहां हो और यहां मून आ जाए, पृथ्वी की परिक्रमा करते हो सकता है यहां आ गया, तब तो घूमते घूमते आएगा चारों तरफ से। सूर्य यहां हो गया, ये यहां आ गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि पृथ्वी अगर सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है ना। तो चंद्रमा मून करते करते हो सकता है कि यहां भी आ सकता है, मैंने उधर बना दिया, वहां भी जा सकता है। तो जब समकोण पर आ जाता है तो समुद्र का जल ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता है, 4-5 मीटर की ऊंचाई तक ही उठ पाता है, तो ऐसे कहते हैं लघु ज्वार। और ये समकोण पर कब आता है? तो सप्तमी और अष्टमी, क्योंकि बीच वाला तारीख हो गया 15 का आधा या तो 7 होगा, ना 7.5 तो गिनाएगा नहीं। तो सप्तमी या अष्टमी को, हर महीना के सप्तमी व अष्टमी ऐसी तिथि होती है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोण पर होती है और पूर्णिमा अमावस्या को एक सीध में होती है। तो जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में हो तो क्या होते हैं? दीर्घ ज्वार आते हैं। लेकिन जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोण में हो तो लघु ज्वार आते हैं। अब पहले ही आपने कह दिया कि सर ज्वार भाटा में ज्वार पर सबसे ज्यादा किसका बल काम करता है? तो आपने किसका कहा? चंद्रमा का। उसके बाद सूर्य का काम करता है। चंद्रमा का ज्यादा क्यों काम करता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा करीब है 3,84,400 किलोमीटर। वहीं सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर क्या है, तो चंद्रमा करीब है, इसलिए इसके गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। सूर्य काफी दूर है, इसलिए उसके गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या पड़ता है? कम पड़ता है। अब सवाल है कि ज्वार भाटा से लाभ क्या होता है? ज्वार भाटा के कुछ लाभ बताइए। ज्वार भाटा में लाभ, अगर सबसे पहला बात है मछली पकड़ने में। क्या पकड़ने में?
क्योंकि जैसे ज्वार आएगा तो समुद्र के पानी ऊपर उठेगा, और पानी तो टकराता हुआ किनारे की ओर आता है, सीधा आता है पूर्व में, ऐसे ऐसे किनारे की ओर आता है, पानी ऊपर उठ गया, ऐसे पर किनारे की ओर आएगा ना, उस पानी के लहर के साथ, तरंग के साथ मछली भी बीच में से समुद्र के किनारे की ओर बाहर फेंका जाता है, तो मछली पकड़ने वाले को जबरदस्त फायदा होता है। आज दूसरा होता है नौ परिवहन में, बिना मेहनत से ही, क्योंकि ज्वार बाहर चक्रवात आएगा तो छत पहुंच जाएगा, लेकिन ज्वार में छत नहीं, जहां से वो उठ जाएगा सीधे, बड़ी तेज गति से किनारा के ऊपर जाएगा। तो ज्वार भाटा से जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में काफी लाभ होता है, और जो मछुआरे हैं इनको मछली पकड़ने में काफी क्या मिलती है, सहायता मिलती है। एक आता है, यहां सीधे चर्चा कर लेना है, महासागरीय धारा, नाम सुने होंगे, महासागरीय धारा मतलब समुद्र में जो पानी है उस पानी में का भी प्रवाह होता है। अब मन में एक प्रश्न होगा कि सर समुद्र के पानी में प्रवाह कैसे होता है, क्योंकि आपने तो ये पढ़ा है कि चाहे जल हो चाहे हवा हो, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है, और दुनिया में जितने समुद्र है सभी समुद्र आपस में क्या है, सटे हुए, जुड़े हुए। तो समुद्र का पानी तो हर जगह लेवल क्या है, बराबर है। तो समुद्र के जल में करंट, धारा कहां से आ गया, इस धारा को उत्पन्न होने के रीजन क्या है। तो समुद्र महासागरीय धारा की बात करते हैं, तो देखने में कहने के लिए आसान बात है कि नहीं, लेकिन समुद्र का जल बड़ी तेज गति से आगे बढ़ते रहता है। समुद्र के पानी के चलने के पीछे रीजन क्या है, तो पहली बात तो जब हमारी पृथ्वी मूव कर रही है, हमारी पृथ्वी क्या हो रही है, मूव कर घूम रही है। तो पृथ्वी का घूमना भी सागरीय जल में हलचल पैदा करने का दूसरा पहला कारण है। दूसरा, हवाएं जब चलती हैं तो समुद्र में हवाओं की गति बहुत ज्यादा तेज होती है, क्योंकि समुद्र में खाली जगह है, हवा की गति को, हवा की दिशा को रोकने के लिए पेड़ पौधा तो है नहीं, घर भवन तो है नहीं, तो बड़ी तीव्र गति, तो हवा के संपर्क में जल आएगा उसको उठा ले तो जाएगा। और इससे भी महत्वपूर्ण है समुद्र के जल के चलने का, तो इससे सबसे महत्वपूर्ण अगर कारण की बात करते हैं सागरीय जल के प्रवाह का, तो आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है गोल है, लगभग गोल है, और समुद्र थोड़ी नहीं कि एक ही इलाका में है, अलग अलग क्षेत्र में समुद्र हो सकता है, कुछ यहाँ भी है, कुछ यहाँ भी है, कुछ यहाँ भी, कुछ यहाँ भी है। लेकिन कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया कि ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, नीचा है मकर रेखा, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और भूमध्य रेखा से 5 डिग्री दक्षिण वाला जो इलाका है, इस इलाका को हमने क्या कहा था, डोल्ड्रम पेटी, कल कहा था ना हमने, डोल्ड्रम, इसको हम शांत पेटी भी कहते हैं। यहाँ वाले स्थान को हम नाम क्या दिए, अश्व अक्षांश, हॉर्स लेटीट्यूड, 30 से 35 के बीच में जो नाम पर चर्चा हुई थी। तो ये जो डोल्ड्रम है, आप ये जान रहे हैं कि सूर्य की लंबवत किरणें हमेशा सालों भर भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की लंबवत किरण पड़ेगी, यहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो सूर्य के उष्मा से उष्मित होकर समुद्र का जल क्या हो जाएगा, गर्म होगा। गर्म होगा तो क्या होगा, भाप बनेगा। क्या बनेगा, भाप बनेगा, और भाप बन के क्या होगा, ऊपर की ओर उड़ेगा। तो यहाँ का पानी जब भाप बनेगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ तो कुछ कुछ गहरा होगा, या सीधा एक ऊपर उठे चाहे ना उठे, पानी गर्म होगा तो क्या होगा, हौला होगा। पानी गर्म होकर जब हौला होगा तो ऊपरे ऊपरे यहाँ आएगा, आएगा कि ना आएगा, ऊपर ऊपर गर्म होकर यहाँ आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं चाहे दक्षिण की ओर जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो यहाँ का पानी क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होगा तो क्या होगा,
बोलिए भारी होगा। तो यहाँ का पानी गर्म हुआ तो हौला होगा, ऊपर ऊपर इधर भागेगा। लेकिन यहाँ का पानी क्या है, ठंडा है, भारी है, तो ऊपर का पानी गर्म होकर इधर की ओर भागता है या इधर, यहाँ का ठंडा पानी अंदर अंदर यहाँ आता है। ये पानी के हलचल का भी ये रीजन होता है, क्योंकि गर्म होगा, हौला होगा, भाप बट ऊपर जाता है, यहाँ तो कुछ गहरा बनेगा, इधर की हवाएं पानी इधर की ओर प्रवेश करेगी। बस समझ गए। और इसी को हलचल कहते हैं। अब देखिए, जो पानी भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएगा, दक्षिण की ओर जाएगा, उसको पानी कैसा होगा, गर्म। इसे कहते हैं गर्म जलधारा। मतलब गर्म जलधारा हमेशा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से या तो उत्तर जाएगी, नहीं तो। लेकिन कुछ ऐसी भी जलधारा है जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, दूसरी कैसी होगी, ठंडी जलधारा। तो समुद्र की जो जलधारा है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक गर्म जलधारा होती है, दूसरी ठंडी जलधारा होती है। अब भाई गर्म जलधारा कौन होगा, तो गर्म जलधारा का मतलब गर्म है जो विषुवत रेखा से ऊपर की ओर या निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने वाले जो जलधारा है उसको हम गर्म जलधारा कहते हैं। हाँ, अलग अलग देश में जलधारा का नाम अलग अलग है, लेकिन या तो गर्म जलधारा होगा, नहीं तो ठंडी जलधारा होगा। गलत कि सही? और जो ध्रुव से इधर आएगा वह कैसी होगी, क्योंकि प्रदेश ठंडा है, ठंडा से गर्म तो ठंडी हो रही। और जहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा क्या होगा, मिलन होगा। जहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है वहां क्या बनता है, कुहारे बनता है। क्या बनता है, कुहारे बनता है। और यही जगह पर समुद्र में एक घास पैदा हो जाता है जिसको हम सेमार या शैवाल कहते हैं, जिसको मछली के लिए, मछलियों का मुख्य आहार होता है। तो यह मछली पालन के लिए जहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में क्या होती है, मिलती है, वहां पर मछली का बड़े पैमाने पर क्या उत्पादन होता है। क्योंकि ज्यादा ठंडा भी मछली के लिए उचित नहीं है, ज्यादा गर्म भी नहीं होगा, लेकिन जहां गर्म ठंडा मिलेगा वो होगा। इसलिए कुछ ऐसे जगह जैसे ब्रिटेन के आसपास जहां मिलती है वहां बड़े पैमाने पर मछली का पालन किया जाता है। तो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दो प्रकार की होती है। हमने कहा दिया, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा तो वह गर्म होगा, और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आएगा तो वो ठंडी होगा। जैसे लेब्रोडोरे की जलधारा है जो ठंडी जलधारा है, वही गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक ठंडी और एक गर्म। ये रहा 3-4 टॉपिक हमने पढ़ा। कल हम लोग वन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, वन माने जंगल के बारे में, और कौन से जंगल का वृक्ष कैसा होगा और किस प्रकार के जंगल में किस प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं, उसके बारे में कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद घास के मैदान के